ठीक है ओके सो गाइस वी हैपन टू हैव सम पास्ट पेपर क्वेश्चन मिड टर्म की प्रैक्टिस करेंगे मिड टर्म असेसमेंट जो भी है उसके लिए रैंडम क्वेश्चंस हम लोग कर रहे हैं एक्चुअली ईयर बाय ईयर चल रहे हैं हम लोग ठीक है जो सवाल आते जाएंगे मैं करते जाऊंगा हो सकता है आपने पहले भी कर लिया बट डजंट मैटर एक दफा फिर से डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है डिफाइन एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्या होती है गाइस एनीवन हाउ डू यू डिफाइन इट Rate of change of velocity. बिल्कुल सही बोला रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बिल्कुल सही बोला यहाँ तक तो पहुंच गए तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास कहता है अ बॉल इज किक्ड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड टुवर्ड्स द टॉप ऑफ अ वर्टिकल वॉल एज शोन इन फिगर 2.1 वी कैन सी दैट कि एक बॉल है जो कि यहाँ से इसको फेंका गया है और ये गई है और जाके इसने दीवार के टॉप पे जाके इसने हिट किया है ठीक है ये हमारे पास कहानी इधर ही है The horizontal distance between the initial position of the ball and the base of the wall is 24. Okay, so this distance is given to us, which is the horizontal distance from the base of the wall to the point where the ball was actually kicked. The ball is kicked with an initial velocity v at an angle of 28 degrees to the horizontal. We know that this angle is given. The ball hits the top of the wall after a time of 1.5 seconds. Air resistance may be assumed to be negligible. हमारे पास time given है, which is very good. Time is given to us, which is 1.5 seconds. Okay. Your target is to calculate the initial horizontal component Vx of the velocity of the ball. Okay. सबसे पहले जो अगर स्टूडेंट होगा वो जाएगा इधर देखेगा कि यार मैं v cos कर दूं. ओके वी कॉस तो कर तो सकते हो लेकिन कुछ होगा नहीं हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू नहीं आएगी लेकिन आप एक काम ये कर सकते हो कि आपके पास पूरा टाइम गिवन है यहां तक का और मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक गिवन है विच इज वेरी गुड तो हम लोग एक काम कर सकते हो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में तो हमारे पास कांस्टेंट वो होती है speed होती है तो कांस्टेंट स्पीड अगर होती है तो हम लोग इधर निकाल सकते हैं वी एक्स शुड बी इक्वल टू this is going to be the distance over time directly निकाल सकते हैं so the distance is the horizontal distance which is 24 divided by 1.5 seconds अगर मैंने इसको किया तो देखते हैं कितना आ रहा है ये हो जाएगा 24 divided by 1.5 and that should give me 16 यानी मेरे पास जो vx की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 16 meters per second ms minus 1 और ये वाला जो कंपोनेंट है बेसिकली ये वाला था जो मेरे पास है थ्रू आउट कांस्टेंट चल रहा होगा तो मैं इसको लिख भी देता हूँ इधर तक ठीक है यहां तक भी पहुंच गए फिर मुझे कहता है कि शो दैट द initial vertical component Vy of the velocity of the ball is 8.5 अच्छा हमें ये वाला कंपोनेंट चाहिए वर्टिकल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट में इधर से एक ट्राइंगल बना के भी निकाल सकता हूं अगर मैंने ये ट्राइंगल लगाया है तो मैं इधर cos sin 10 में से कोई एक सेलेक्ट करके लगा सकते हैं इधर so we'll just go with tan over here so tan 28 should be equal to इसको मैं मार्क कर लेता हूं Vy so Vy डिवाइडेड बाय 16 कर सकते हैं ये अप्रोच एक मैं यूज कर रहा हूं and I'm just going to find this out so Vy should be equal to 16 tan 28 कैलकुलेटर को आपको डिग्री मोड में रखना पड़ेगा अगर आप करोगे तो आपके पास ये डायरेक्टली आ रहा है 8.51 था लेकिन मैं इसको राउंड ऑफ करके 2SF तक मैंने इसका आंसर बना दिया सो दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 2 ये भी हो गया हमारे पास 2 नंबर का ये आपके सामने मैंने सवाल करके देख लो ये आपके पास बहुत रीसेंट पेपर में से आई थिंक 2016 है या 2017 है बट व्हाटएवर एक्चुअली 2016 है लिखा हुआ भी है नीचे नाउ the third part says calculate the time taken for the ball to reach its maximum height above the ground oh my god यानी हमसे बोला है कि हमें टाइम निकालना है कि जब ये बिल्कुल टॉप पर पहुंचा होगा अग्रीड अगर ये टॉप पर पहुंचा होगा तो हमारे पास जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप मैं लिख सकता हूँ इधर पहले स्टेटमेंट लिखते हैं वेलोसिटी एट वर्टिकल वेलोसिटी बल्कि इसको मैं लिख रहा हूँ वो आप भी इस तरीके से आंसर बनाने की कोशिश किया करो वर्टिकल वेलोसिटी एट टॉप at maximum height या top लिख लेते हैं that is going to be 0 meters per second initial vertical velocity जो हमारे पास थी वो actually Vy given थी यानी u जो है वो टेक्निकली मेरे पास given है Vy 8.5 मीटर पर सेकेंड है जो कि यहाँ पे वैल्यू थी
और मेरे पास जो एक्सेलरेशन है वो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव होगी, क्योंकि ऊपर हमने पॉजिटिव लिया हुआ है। सो -9.81 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर कर लेते हैं इसको। यहां तक भी पहुंच गए। तीन चीजें जब होती हैं तो आप चौथी चीज हमेशा निकाल सकते हो। सो फाइनली माय टारगेट इज टू फाइंड द टाइम। सो v इज इक्वल टू u प्लस at, डायरेक्ट लगाओ के निकल आएगा। तो v हमारे पास क्या है, फाइनल वेलोसिटी एट द टॉप इज 0, इनिशियल वेलोसिटी इज 8.5 प्लस एक्सेलरेशन -9.81, और फिर t यहां पर आ गया। सो लेट्स जस्ट फाइंड दिस आउट। So this is going to be 8.5 divided by 9.81, माइनस माइनस ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये हमारे पास जो टाइम आ रहा होगा, the time is going to be, इसको मैं 2 SF तक राउंड ऑफ कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा 0.87 सेकेंड्स। ओके, सो ये हमारे पास आ रहा है 0.87। प्लीज डू नॉट मिस दिस स्टेप। ये भी हो गया हमारे पास सवाल सॉल्व। फिर मुझे ये बोलता है, फिर ग्राफ आया है। दिस इज द प्रॉब्लम। मैंने जब चेक किए थे पेपर्स तो उसमें ग्राफ में बहुत स्टूडेंट्स ने बहुत कचरा किया था। The ball is kicked at time t is equal to 0. On figure 2.2, sketch the variation with time t of the vertical component Vy of the velocity of the ball until it hits the wall. It may be assumed that the velocity is positive when in the upward direction. Okay. सबसे पहली चीज तो ये है कि एज फार एज आई कैन रिकॉल, तो हमारे पास जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी थी वो पॉजिटिव रखनी है और 8.5 थी। तो हमें इधर ढूंढना पड़ेगा कि 8.5 कैसे आएगी। सबसे पहले तो मैं एक काम कर रहा हूँ, छोटे से ब्लॉक की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो एक छोटे से ब्लॉक की वैल्यू 0.5 आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 5 है तो ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8.5 यहां पर आएगा। मैं इधर एक मार्कर लगा रहा हूं। सो दिस इज गोइंग टू बी माय पोजीशन जहां से ग्राफ स्टार्ट होगा। फिर उसके बाद ये मैक्सिमम हाइट पे जब पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, वर्टिकल वेलोसिटी। और मैक्सिमम हाइट आई गेस जो जो पहुंचा था जिस टाइम पे वो था 0.87, वो हम लोग इधर से निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा 0.858687। इधर मेरे पास एक मार्कर लगा दिया मैंने, यहां तक तो हो गया। एंड आई थिंक पूरी कहानी जो कंप्लीट हुई थी जब ये जाके इसने हिट किया था दीवार के टॉप पर, वो था 1.5 सेकेंड्स। तो एक काम कर लेते हैं, यहां पर हमारे पास है 1.5 सेकेंड्स, राइट? दिस इज 1.5 सेकेंड्स। और इधर मैं एक डॉटेड लाइन बनाकर अपना जो है ना एंड पोजीशन मार्क करूंगा, और फिर मैं इसको मिटा भी दूंगा। डॉटेड लाइन को जरूरत तो नहीं है वैसे, लेकिन करने के लिए अच्छा आएगा। अब हमें एक चीज तो पता है कि थ्रू आउट इट्स मोशन द एक्सेलरेशन विल रिमेन द सेम थ्रू आउट, और वो हमेशा ही नेगेटिव रहेगी। तो ग्रेडियंट भी नेगेटिव होना चाहिए। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे सिर्फ एक लाइन, स्ट्रेट लाइन इधर से ड्रॉ करनी है। आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट this color and I'm just going to draw this line from this particular point, और इसको मुझे इस वाले पॉइंट से पास करते हुए लेके जाना है। और फिर जहां पे ये जाकर इसको इंटरसेक्ट करेगा इस डॉटेड लाइन को, मुझे वहां पे स्टॉप करना है। सो दिस इज इट, दिस इज वेयर इट इज, दिस इज द डायग्राम दैट आई नीडेड टू ड्रॉ। ठीक है, आप चाहो तो इस डॉटेड लाइन को छोड़ भी दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट दैट इंडिकेट्स दैट दिस वाज टर्मिनेटेड एट दिस पॉइंट। ओके, ये भी हो गया आपके पास सवाल। आई डोंट थिंक कि किसी का कोई सवाल होगा, अगर है तो प्लीज उमर को लिख दो या मुझसे डायरेक्टली पूछ लो। सर, जी बेटे। उसने बोला है कि जब वो जाके कहना चाहिए वॉल से हिट करेगा, मैंने वो कैलकुलेट किया है तो उसकी -6.2 आ रही है वेलोसिटी, और इसमें तो 5 पे ही आके वो रुक गया -5 पे बेटे ग्राफ। सिर्फ आपको स्ट्रेट लाइन करना था बस, दैट वाज इट। स्ट्रेट लाइन तो करना सर था आपको। इसे इसमें पेनलाइज नहीं सिर्फ होंगे? स्केच। बेटे क्या? इसे पेनलाइज नहीं करेगा वो हमें, क्योंकि अगर बेटे -6.2 आ रहा है आपके तो पास मेरे प्यारे बच्चे, एक चीज तो ये भी तो देखो ना कि आपने इधर टाइम को भी तो राउंड ऑफ किया था। इस वजह से आपकी वैल्यू में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा होगा, क्योंकि अगर आपने डायरेक्ट आपने कैलकुलेट किया होगा तो आपने 0.87 तो नहीं लिया होगा। तो मैंने तो भाई सीधी सी बात है, इट्स जस्ट अ स्केच, राइट? इसने मुझे बोला भी है स्केच द वेरिएशन। स्केच का मतलब होता है दिस इज द स्केच। भाई मेरे पास ये वाला पॉइंट भी मैंने मार्क कर लिया, मेरा क्यों नंबर कटेगा? देयर इज नॉट अ सिंगल चांस कि मेरा एक नंबर भी कटेगा, बिकॉज इट मेक्स परफेक्ट सेंस ओवर हियर। देयर यू ओके हैव सर। इट। ठीक है, जी सर। सब कुछ तो रूल फॉलो हो रहे हैं। अब इसमें अगर टाइम का अब ये है कि अगर इसको राउंड ऑफ किया हुआ है तो अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। खैर एनीवेज, ये तो हो गया। यूज द इंफॉर्मेशन टू डिटरमिन द मैक्सिमम हाइट। अब हमें बोला है कि भाई मैक्सिमम हाइट निकालो। मैं एक काम कर सकता हूँ, डायरेक्टली इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकाल के इसकी मैक्सिमम हाइट निकाल सकते हैं।
So the maximum height would be equal to half into 8.5, that because ये वाला जो मार्कर है ये हमारे पास आ रहा है 8.5, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 8.5, और ये हमारे पास जो टाइम आ रहा था जो यहां से लेकर यहां तक आ रहा था दैट इज 0.87, यहां तक भी पहुंच गए. So that is going to be 0.5 multiplied by 8.5 multiplied by 0.87. तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही होगी ये आ रही होगी 3.7. मेरे पास मैक्सिमम हाइट है, मैंने इसको भी राउंड ऑफ किया है तो 3.7 तक आ रही है, 2SF तक मैंने कर लिया. तो ये हमारे पास आ रहा है 3.7, या मैं इसको एक और काम भी कर सकता था, बस आई थिंक दैट वुड बी इट. दैट्स द बेस्ट आंसर. ठीक है जी. एक्स एक्सिस पे 0.87 की बजाय गलत मार्क कर दिए, थोड़ा ज्यादा कर दिया आपने. 85 86 87 सही तो किया हुआ है. नहीं सर, वो 1 तक जा रहा है ना, तो बीच में 0.9 आएगा. अबे हाँ, मैंने गलत मार्क किया है, मेरी गलती हुई है इधर, मेरे से गलती हुई है. ओके ओके, मेरी से थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर हो गया इधर से, जल्दबाजी में यही होता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर आ रहा होगा 0.9. ओ माय गॉड, ये 0.9 था, माय मिस्टेक, जेन्युइन मिस्टेक है. अच्छा, अब अगर ये 0.9 है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, 0 पॉइंट जो है दिस इज गोइंग टू बी 0.1, तो एक जो छोटा ब्लॉक आएगा वो 0.1 डिवाइडेड बाय, आप इसको 5 कर लो ताकि हमारे पास एक की वैल्यू आ जाए, तो 0.02 आएगी. तो इसका मतलब है कि ये हो जाएगा 82 84 86, और ये हो जाएगा 87, इधर कहीं पे आ रहा होगा. अब बिल्कुल ग्राफ सही रहेगा. कहाँ पे मैंने मार्क किया, बिल्कुल मिडिल में मार्क किया है, मेरे से गलती हो गई थी छोटी सी. थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग दैट मिस्टेक. ये वाला मार्कर था. अब इधर से आप स्ट्रेट लाइन लेके जाओगे तो अब जो हमजा ने एक आइडेंटिफाई किया था कि सर वो वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट है, तो अब माइनस वो सिक्स पॉइंट उसका टू भी चक्कर क्लियर हो जाएगा. अब आपके पास ये भी बिल्कुल सही जा रहा होगा, इनफैक्ट थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं इधर. ठीक है, सो देयर यू हैव इट, दिस इज डन. ठीक है, ये ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं, तो ये जरा देख लो कि मैंने क्या मिस्टेक की थी. मैंने बस गलती से एक अजम्पशन कर ली कि भाई 881 हो गया, 82 हो गया, 83 हो गया, 84 हो गया, ऐसा नहीं था. बेसिकली आपके पास ये जो था ये 0.9 था, तो प्लीज इसके लिए थोड़ा सा विजिलेंट रहना नेक्स्ट टाइम. एनीवेज, फिर मुझे ये कहता है जो मैक्सिमम हाइट मेरे पास आ रही थी वो तो फिर भी सही निकली होगी, क्योंकि वैल्यूज तो मुझे याद थी, तो वो वैल्यूज टेक्निकली ये जो 87 वाली वैल्यू थी ये वाली, और हाइट ये वाली, ये इसमें तो कोई मसला नहीं आएगा. सिर्फ ग्राफ में थोड़ा सा मसला था, वो रेक्टिफाई हो चुका है. फिर मुझे ये कहता है द मैक्सिमम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉल above the ground is 22 joules. Your target is to calculate the mass of the ball. Okay, so हमारे पास होता है डेल्टा GPE इज इक्वल टू mgh के बराबर होता है, mg डेल्टा h के बराबर होता है. ये हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. अगर आपने नहीं भी किया हुआ तो ओ लेवल से तो करके आए हो आप. तो क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्टली कर सकता हूँ कि mg डेल्टा h शुड बी इक्वल टू 22, और हमारे पास जो इसमें मास आ रहा था, मुझे तो मास निकालना है इसका, सो मास हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 9.81 मल्टीप्लाइड बाय द हाइट. हमारे पास जो हाइट आ रही है वो आ रही है 3.7, and this is equal to 22. Directly आप निकाल लो इसमें से. So this is going to be 22 divided by 9.81 into 3.7. यहाँ तक भी पहुंच गए. So the mass is coming as, मेरे पास आ रहा है 0.61 kg. ये मेरे पास मास आ रहा है. प्लीज कंफर्म करो कि यही आंसर आ रहा है आप लोगों का. यस सर. ठीक है. अच्छा, फिर मेरे पास ये कह रहा है अ बॉल ऑफ ग्रेटर मास इज किक्ड विद द सेम वेलोसिटी एज द बॉल इन बी. ओके, यहां तक भी पहुंच गए. State and explain the effect, if any, of the increased mass on the maximum height reached by the ball. Air resistance is still assumed to be negligible. अब सबसे पहली चीज है, जितनी भी हमारे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन थी, क्या उसमें मास था, हाँ या ना? नहीं सर. नहीं था, तो मास का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारे पास है मास does not impact the, बल्कि मैं इसको लिखता हूँ मास has no effect on the acceleration due to gravity. ये लिख लेता हूँ, मास does not have
does not have any effect on acceleration due to gravity. So no change. एक और भी आंसर आप ये भी लिख सकते थे कि भाई हमारे पास है the accelerations of motions which are applicable do not accommodate mass in that equation, so mass has no effect on it. आप ये करके भी आंसर बना सकते थे अपना, ठीक है। खैर मैंने ये लिख दिया इधर, ये तो हो गया। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये मोमेंटम के बेस्ड क्वेश्चन होगा, ये भी थोड़ा सा स्मार्टली चलना पड़ेगा इसमें। A ball of mass 150 gram is at rest on a horizontal floor as shown in figure 3.1. मुझे बोलता है calculate the magnitude of the normal contact force from the floor acting on the ball. Okay. सबसे पहली चीज है कि सिंस ये स्टेशनरी है तो इक्विलिब्रियम में तो होगा ही होगा, तो इसका मतलब है कि जो वेट होगा वही हमारे पास नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स के बराबर होगा अभी राइट नाउ। लेकिन अगर बोलोगे कि सर ये यहाँ पे न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से हो रहा है, तो दैट इज रॉन्ग। न्यूटन्स थर्ड लॉ की वजह से इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दोनों फोर्सेस डिफरेंट टाइप की है, और दूसरी बात है कि जो न्यूटन्स थर्ड लॉ होता है वो हमेशा डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करता है, सेम बॉडी पे दोनों फोर्सेस एक्ट नहीं कर सकती हैं। तो हमारे पास यहाँ पर जो है न्यूटन्स थर्ड लॉ का कोई काम नहीं है इधर। सो फाइनली मैं अगर इधर निकालूंगा तो ये हो जाएगा F is equal to W, so F is equal to Fn बल्कि लिख रहा हूं, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, और that should be equal to W, तो वेट कितना आ जाएगा इसका, मास इनटू ये हो जाएगा 0.15 multiplied by 9.81, so this is going to be 0.15 multiplied by 9.81, और ये हमारे पास आ रहा होगा, और इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं भाई, 2SF है तो 3 तक भी जा सकते हैं, मैं इसको कर रहा हूँ 1.47 न्यूटन, ठीक है। एक्सप्लेन योर वर्किंग इन वन, मैं इसमें ये लिख सकता हूँ कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज 0, रिजल्टेंट फोर्स या एक्सेलरेशन ऑन बॉल इज 0, सो फोर्स कांटेक्ट, बस इसको नॉर्मल कांटेक्ट बोल देते हैं, नॉर्मल मस्ट बी इक्वल टू वेट, ये वाला स्टेटमेंट मैंने इधर लिख लिया, बस दैट इज इट, 1 मार्क का था। फिर ये कह रहा है द बॉल इज नाउ लिफ्टेड अबव द फ्लोर एंड ड्रॉप्ड so that it falls vertically as illustrated in figure 3.2. Okay, so we can see that हमारे पास एक बॉल नीचे की तरफ गिर रही है और फिर बॉल लगने के साथ ये ऊपर की तरफ जा रहा है 2.5 मीटर पर सेकंड। मेरा आप लोगों से सवाल है, क्या ये इलास्टिक कोलिजन है या इन इलास्टिक कोलिजन है? इन इलास्टिक। रीजन अगर पूछा जाए क्यों? क्योंकि सर रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन के इक्वल नहीं है। बिल्कुल सही बोला, हमारे पास रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो इधर है 6.2 और रिलेटिव स्पीड ऑफ सेपरेशन हमारे पास 2.5 है, तो बिल्कुल भी हमारे पास सेम नहीं है। दूसरा इसका तरीका ये है कि आप काइनेटिक एनर्जी से भी प्रूव कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे इनइलास्टिक कोलिजन है, ओके। लेकिन सबसे जो बेस्ट आंसर होता है वो हमेशा रिलेटिव स्पीड से दिया जाता है, दैट शोज दैट यू दैट पर्सन हु इज आंसरिंग इज एन एक्सपर्ट, जब भी आप रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच की बात करोगे। तो जस्ट बिफोर कांटेक्ट विद द फ्लोर द बॉल हैज अ वेलोसिटी ऑफ 6.2 डाउनवर्ड्स, the ball bounces from the floor and its velocity just after losing contact with the floor is this. The ball is in contact with the floor for 0.12 seconds. Okay, तो हमारे पास contact time given है और हमसे कुछ बोलेगा इधर स्टेट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ये होता है कि फोर्स रिजल्टेंट फोर्स, बल्कि इनफैक्ट रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख लेते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the rate of change of momentum। यहां तक भी पहुंच गए हम लोग। अब हमारे पास सवाल बोला है कि भाई इस एवरेज रिजल्टेंट फोर्स को निकाल के दो, और ये बोले ऑन द बॉल व्हेन इट इज कांटेक्ट विद द फ्लोर। तो सबसे पहली चीज है कि हमें इधर कन्वेंशन सेट करनी पड़ेगी। मैं इस सवाल में ये कन्वेंशन सेट कर रहा हूं कि अपवर्ड इज पॉजिटिव
और डाउनवर्ड इज नेगेटिव। ठीक है, ये भी हो गया। और फिर हमें पता है कि यहाँ पे रिबाउंड आ रहा होगा, तो चेंज इन मोमेंटम तो वैसे ही ऐड होगा, लेकिन हम लोग करके देखते हैं इसको। सबसे पहली चीज है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी विच इज द चेंज इन मोमेंटम ओवर चेंज इन टाइम। तो सबसे पहले तो मुझे डेल्टा पी की वैल्यू निकालनी होगी। मेरे पास इसका मास आई गेस कुछ गिवन था 150 ग्राम्स, यानी 0.15 हमारे पास गिवन है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं अपवर्ड को जो है वो पॉजिटिव लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 0.15 इंटू 2.5, 0.15 इंटू 2.5, और फिर मेरे पास आएगा माइनस का साइन, ये चेंज का साइन है, और फिर जो नीचे वाली वेलोसिटी थी वो नेगेटिव थी, और वो हो जाएगा हमारे पास कितना था 6.2। सो ये हो जाएगा माइनस 0.15 इंटू 6 पॉइंट, वापस से चेक कर लेते हैं, 6.2 आ रहा है, ये भी हो गया। अभी मैंने आपको जैसे बोला था कि जब भी चेंज आएगा और रिबाउंड हो रहा होगा तो हमेशा मोमेंटम्स ऐड अप हो जाते हैं, भले नेगेटिव साइन के साथ है या पॉजिटिव के साथ है, लेकिन मैं इस वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव का खास ख्याल रख रहा हूं ताकि मैं डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर सकूं। ये हो जाएगा 0.15, और मेरे पास जो टाइम आ रहा था, टाइम कांटेक्ट का कितना था, वो था 0.12 सेकंड्स, तो वो भी आ गया 0.12 सेकंड्स। अब फाइनली मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकता हूं, तो 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 2.5, फिर ये आ जाएगा प्लस 0.15 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 और डिवाइडेड बाय 0.12। मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो तकरीबन आ रही है 10.9 आ रही है मेरे पास। प्लीज कंफर्म करो कि आपके पास भी यही आ रही है, आप लोगों के पास? यस सर। यस सर। ठीक है, 10.9 तो आ गई। अब मुझे डायरेक्शन ऑफ द फोर्स निकालना। अब सिंस ये जो मेरे पास वैल्यू खुद आई है वो खुद पॉजिटिव आई है, तो इसका मतलब एक डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड होगा। तो डायरेक्शन इसका आएगा अपवर्ड। अगर ये नेगेटिव आती तो डाउनवर्ड होता। यहां तक भी पहुंच गए। फिर मुझे ये बोलता है स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व ड्यूरिंग द कोलिजन ऑफ द बॉल विद द फ्लोर। अब यस, हमारे पास लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व, लीनियर मोमेंटम is conserved as there is no external force, as there is no external force on the system, no external force on the system। और उसके बाद मैं एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूं, and rate of change of momentum of ball is equal and opposite to the rate of change of momentum of wall। अब ये मैंने जो लिखा है ये कौन सा न्यूटन्स का लॉ है बाय द वे? थर्ड लो है। थर्ड लॉ, बिल्कुल, ये थर्ड लॉ है। सही है। आप चाहते तो आप सिर्फ इतना भी लिख सकते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉल इज इक्वल एंड ऑपोजिट टू द रेट ऑफ चेंज। रेट की जगह पे सिर्फ आप इतना कह सकते थे चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉल is equal to the change of momentum of the wall in the opposite direction, ये भी कह सकते थे, लेकिन मैंने तो पूरा थर्ड लॉ इधर कोट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि दोनों पे फोर्सेस बराबर लगेंगी। ये भी हो गया। अच्छा, ये सवाल पूरा का पूरा हो गया। 8 नंबर आपके हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये कहता है कंप्लीट फिगर 1.1 by putting a tick in the appropriate column to indicate whether the listed quantities are scalars or vectors। Number 1, हमारे पास acceleration vector है, force is a vector, kinetic energy is a scalar, momentum is a vector, power is a scalar, work is a scalar। okay? ये तो हो गया। फिर हमारे पास एक और सवाल आया है, the floating sphere is attached by a cable to the bottom of a river as shown in figure 1.2। okay, the sphere appears to be in equilibrium, actually it is in equilibrium with the cable at an angle of 75 degrees। ये हमारे पास angle भी given है, so let me use a color over here to indicate this angle। Assume that the force on the sphere due to the water flow is in the horizontal direction, we can see that over here। ये हमारे पास मसला भी आ रहा।
The radius of the sphere is given in centimeters. We have to be very careful because if it is given in centimeters, we need to change that into meters. The sphere is a solid and is made from a material of density this. Okay, so हमारे पास density भी है इसकी. Show that the weight of the sphere is 51 न्यूटन. ओके, हमारे पास 51 न्यूटन इसका जो है ना वेट शो करना है. तो सबसे पहली चीज है हमारे पास मास आना जरूरी है. सो मास मस्ट बी इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर सकते हैं, और ये हो जाएगा डेंसिटी हमारे पास जो है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम की जगह पे मैं डाल सकता हूँ 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि ये स्फेयर है. बस मैं डालूंगा तो मेरे पास इसका मास निकल आएगा. जब मास निकल आएगा तो उसको 9.81 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको वेट ही कर लेता हूँ और इधर जो है इसको वेट करके इसमें 9.81 कर लेते हैं इधर. सही है, अब तो सही है. सो फाइनली the density is 82 into 4/3 pi multiplied by the radius, that is going to be 0.23 का क्यूब, ब्रैकेट को क्लोज किया, मल्टीप्लाई बाय 9.81 करोगे और चेक करो कि इसका वेट जो है हमारे पास 41 वैल्यू आती है या नहीं आती है. सो 82 मल्टीप्लाइड बाय 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय शिफ्ट पाई और फिर आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 0.23 और उसके बाद इसमें से रेज टू पावर क्यूब किया, फिर ब्रैकेट को क्लोज किया और फिर मल्टीप्लाई बाय 9.81 किया. तो मेरे पास ये जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 40.997 न्यूटन्स, और वेट को राउंड ऑफ करेंगे तो दैट शुड बी इक्वल टू 41 न्यूटन्स. सो दिस पार्ट इज डन. 2 मार्क का था, बहुत आसान सा सवाल था. फिर ये कहता है द टेंशन इन द केबल इज दिस 290 न्यूटन. डिटर्मिन द अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द स्फीयर. अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला जो आता है, जो स्टूडेंट बोलते हैं कि सर टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा. विथ रिस्पेक्ट टू द स्फीयर, अगर हम स्फीयर के रेफरेंस से बात करेंगे तो टेंशन हमेशा ऑपोजिट होगा. अगर मैं इस पॉइंट के रेफरेंस से बात करूंगा तो टेंशन का डायरेक्शन इस तरफ होगा. टेंशन वर्क्स बोथ वेज बिकॉज ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ. लेकिन with respect to the solid sphere, the tension is actually this way. ये हमारे पास टेंशन भी हो गया और आई गेस इसमें टेंशन की वैल्यू भी गिवन है 290 है. तो मैं इसको कह देता हूं कि भाई दिस इज एक्चुअली गोइंग टू बी 290 न्यूटन. यहां तक भी पहुंच गए. और फिर इसके अंदर जाहिर सी बात है, इसने हमसे बोला क्या, हमसे बोला है कि डिटर्मिन द अपथ्रस्ट. मैं एक काम कर सकता हूं कि इसका वेट भी हमारे पास है जो कि इस डेड सेंटर से आ रहा होगा, वेट भी डाउनवर्ड है. वेट इसका जो था वो हमने पहले ही निकाल लिया था, वो था 41 न्यूटन था. यहां तक भी पहुंच गए. एक काम करते हैं, अपथ्रस्ट हमें पता है कि वो वर्टिकल फोर्स अपवर्ड की तरफ होगी, तो हमें एक काम करना पड़ेगा कि जो हमारे पास ये है, ये वाली जो फोर्स है जो कि हमारे पास टेंशन है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी एग्जिस्ट कर रहा होगा डाउनवर्ड. वो इस 41 के साथ ऐड करोगे तो तब आपके पास जाकर अपथ्रस्ट के बराबर होगा वो, क्योंकि सिंस द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज फ्लोटिंग. अगर ये फ्लोट कर रहा है तो एफ अपथ्रस्ट शुड बी इक्वल टू द कंपोनेंट ऑफ द टेंशन डाउनवर्ड प्लस द वेट ओवर हियर. प्लीज टेल मी, सबको क्लियर है ये बात? यस. यस. ओके, सो ये हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा t sin 75. ओके, सो मैं इधर लिख रहा हूं एफ अपथ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू t sin 75 था. बार बार मुझे स्क्रॉल करना पड़ रहा है. t sin 75 डिग्रीज और फिर प्लस वेट होगा, और t की वैल्यू है 290 sin 75 प्लस द वेट. वेट इज एक्चुअली 40.997. मैं एक काम कर रहा हूं, कैलकुलेटर वर्जन मेरे पास है, मैं इसको फिलहाल 41 लिख रहा हूं लेकिन यूज कर रहा हूं कैलकुलेटर वर्जन. फिर मेरे कैलकुलेटर में फीड हुई थी वैल्यू क्योंकि मैंने पहले निकाली थी. फिर प्लस ये हो जाएगा 290 मल्टीप्लाइड बाय साइन 75 किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, और ये फाइनल जो मेरे पास आंसर आ रहा है एफ अपथ्रस्ट की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे पास आ रही है 321 न्यूटन, या मैं इसको राउंड ऑफ भी कर सकता हूं 320 न्यूटन अगर मैं टू सिग्निफिकेंट फिगर तक जा रहा हूं तो. आपकी मर्जी, दोनों में से कोई भी वैल्यू कोट करोगे आपके पास फुल मार्क्स ही मिलेंगे इसमें. गॉट इट?
Besides हमजा, मुझसे कोई, मैं किसी से भी सवाल पूछ रहा हूँ, हमजा के अलावा कोई भी जवाब दे, explain the origin of the upthrust acting on the sphere. क्या जवाब दोगे इसका? The Anyone? difference of pressure on the top of the surface of the sphere and the bottom. Perfect answer. Explain the origin of upthrust. It is caused by the difference in fluid pressure, between the top surface and bottom surface of the sphere. Bottom surface of the sphere. I guess that is it. ये भी हो गया सवाल सॉल्व. इसके बाद हमारे पास चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. ये आ रहा है हमारे पास एक क्वेश्चन. मुझे बोलता है भाई डिफाइन वेलोसिटी. तो वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. बिल्कुल, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, यहां तक भी पहुंच गए. अब मुझे कहता है a car travels in a straight line up a slope as shown in figure 3.1. ओके, हमारे पास एक गाड़ी है जो कि ऊपर की तरफ जा रही है. The car has a mass of 850 kg and travels with a constant speed. Okay. सबसे पहले मैंने इसको अंडरलाइन किया और इसको हाईलाइट भी मैं इधर कर रहा हूं. Possibly the most important statement given to us. The car's engine exerts a force on the car of 2000 Newton on the slope. Up the slope, यानी ये हो जाएगा 2000 Newton. Up the slope क्योंकि 2 kilonewton है. The resistive force Fd due to friction and air resistance opposes the motion of the car. Okay, वो है. The variation Fd, which is the drag force with the speed v of the car, is shown. अब मेरा एक सवाल है, एक सिंपल सा सवाल है. हमारे पास एक फोर्स तो इसने खुद दी हुई है जो कि हमारे पास 2000 न्यूटन की फोर्स है. एक हमारे पास एयर रेसिस्टेंस की फोर्स है जो पीछे की तरफ होगी, विच इज द ड्रैग फोर्स. लेकिन देयर इज वन एडिशनल फोर्स. हमजा के अलावा कोई जवाब देगा कि देयर इज वन एडिशनल फोर्स. वो कौन सी फोर्स होगी एक्टिंग ऑन द mg sin कार? theta. बिल्कुल सही बोला है, mg sin थीटा, विच इज द कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप. वो भी बैकवर्ड की तरफ एक्ट कर रहा होगा और यहां पर ये हमारे पास आ रहा होगा कंपोनेंट ऑफ वेट, या मैं डायरेक्टली कह सकता हूं mg sin थीटा. लेकिन थीटा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम लोग किसी और तरीके से निकाल लेंगे इसको. ये दो फोर्सेस है हमारे पास. अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे जा रहा होगा तो इसका कहने का मतलब होगा जो मेरे पास फॉरवर्ड फोर्स होगी वही रिवर्स फोर्स के बराबर होगी. ऐसा ही होगा. तो इसका मतलब ये है कि हम लोग अब देखते हैं कि सवाल क्या बोलते हैं. और ये ग्राफ किस चीज का है? ये हमारे पास ड्रैग फोर्स है एट डिफरेंट स्पीड्स ओवर हियर. वो भी किलो न्यूटन में गिवन है, तो इसको भी मैं हाईलाइट कर रहा हूं ताकि हम लोग मिस नहीं करें इसको. और ये कर्व है. State and explain whether the car is in equilibrium as it moves up the slope. Is it in equilibrium? यस सर. Why? क्योंकि सर वो कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है और मतलब रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी बिल्कुल जीरो है. बिल्कुल. हम लोग इसमें लिखते हैं resultant force on car is zero. इसका मतलब है so zero acceleration. और इसका मतलब है the car is in equilibrium. Car is in equilibrium. अब ये जब हमारे पास जब भी आया करे ना स्टेट एंड एक्सप्लेन, आपकी मर्जी है, पहले एक्सप्लेन करो फिर स्टेट करो, या पहले स्टेट करो फिर एक्सप्लेन करो. ये दोनों करना बहुत जरूरी है. ठीक है, आगे पीछे जरूर कर सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं है. फिर मुझे कहता है कंसिडर द फोर्सेस दैट एक्ट अलोंग द स्लोप. यूज डेटा फ्रॉम 3.2 टू डिटरमिन द कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ द कार दैट एक्ट्स डाउन द स्लोप. ओके, तो सबसे पहली चीज है कि लुकिंग एट दिस इक्वेशन, 2000 Newton must be equal to the drag force plus mg sin theta, which is apparently the component of weight down the slope, right?
तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, इधर गए सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ये है, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको लिखते हैं 2000 न्यूटन, बल्कि न्यूटन के साइन नहीं लगा, सिर्फ न्यूटन ही पता है कि न्यूटन है। एक हमारे पास जो होगी स्पीड कितनी थी इसकी, स्पीड थी इसकी 9 9 मीटर। मीटर्स पर सेकंड। तो 9 मीटर्स पर सेकंड पे सबसे पहले तो मुझे इसकी ड्रैग फोर्स निकालनी है। ड्रैग फोर्स जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 0.4 किलो न्यूटन। इसका मतलब है कि हमारे पास आ जाएगी 0.4 इंटू, बल्कि मैं इसमें पहले एक इक्वेशन लिखना चाह रहा हूं, इसको लिख देते एफ डी प्लस कंपोनेंट ऑफ वेट डाउन द स्लोप। ये लिखना जरूरी है ताकि हम समझा सकें। सो ये हो जाएगा 2000 माइनस एफ डी शुड बी इक्वल टू कंपोनेंट ऑफ वेट। सो फाइनली ये हो जाएगा 2000 माइनस 0.4 इंटू 10 raised to power 3 is equal to component of weight, which is actually mg sin theta. Component of weight निकाल लेते हैं। 2000 माइनस 0.4 इंटू 10 raised to power 3, और ये वैल्यू आ रही है मेरे पास 1600। प्लीज वेरीफाई करो कि ये आंसर आप लोगों का भी आ रहा है। Yes, sir. कंपोनेंट ऑफ W इज एक्चुअली 1600 न्यूटन। यहां तक भी पहुंच गए हम लोग। फिर इसके बाद मुझे कहता है शो दैट द पावर आउटपुट ऑफ द कार इज दिस। अब इसका 2000 मसला into ये है कि इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, जरा सुनो। सबसे पहली चीज है पावर इटसेल्फ इज वर्क डन ओवर टाइम के बराबर होता है, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. सही है, होता है। और हमें पता है कि पावर इटसेल्फ इज वर्क डन जो होता है वो होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, यस सर। कह सकते हैं। और फिर फाइनली रियलाइज करो कि डी ओवर टी किसके बराबर होता है, डिस्टेंस ओवर टाइम। Speed. तो ये हो जाएगा पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। ये अपना जो है ना आर्मरी जो है ना उसके अंदर ये वाली इक्वेशन भी ऐड कर दो। सो दिस इज द पावर, ये मैं इधर ही करा रहा हूं, पावर हो गया, ये मेरे पास फोर्स हो गई, और ये मेरे पास हो गई वेलोसिटी। आप ये वाला फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो पावर निकालने के लिए, फोर्स इनटू वेलोसिटी। वेरी यूजफुल फॉर्मूला, अपने पास रख लो, ये वाला फॉर्मूला लिख कर रख लो, पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। लिख लो तो फिर मैं आगे चलो, मुझे बता दो कि लिख लिया है तो। मैंने इसकी डेरिवेशन भी इधर ही कर दी है। आगे चले गाइस, ओके। यस सर। सो पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी है। अब मुझे ये शो करना है कि भाई आउटपुट पावर ऑफ द कार इज दिस। तो हम लोग एक काम कर लेते हैं, दी पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी लगा लेते हैं। फोर्स हमारे पास जो थी, जो फॉरवर्ड फोर्स थी, वो हमारे पास है 2000 न्यूटन। सो 2000 मल्टीप्लाइड बाय जो वेलोसिटी थी, आई गेस दैट वाज 9 मीटर्स पर सेकंड थी। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करोगे आपका टोटल आउटपुट पावर आ जाएगी इधर। मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे तो ये हो जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 9 करोगे, और ये हमारे पास आ रहा है 18,000 watts, which if we convert this, ये हो जाएगा 1.8 into 10 raised to power 4 watt. Is that clear? Yes, sir. सही है। फिर मुझे ये कहता है the car now travels along horizontal ground. Okay, अच्छी बात है। स्लोप से उठाकर उसने फ्लैट पे रख दिया। The output power of the car is maintained at this particular watts. Okay. The variation of the resistive force Fd acting on the car is given in figure 3.2. We already have that. Calculate the acceleration of the car when its speed is 15 meters per second. अच्छा, हमारे पास जो है सबसे पहले पावर गिवन है, पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है। पावर हमारे पास कितनी है, 1.8 इंटू 10 raised to power 4 है।
हम लोग इसमें से फॉरवर्ड फोर्स निकाल सकते हैं। वेलोसिटी हमारे पास कितनी गिवन है? 15। फॉरवर्ड फोर्स हम लोग निकाल सकते हैं, तो ये आ 1200 जाएगा न्यूटन। हमारे पास 1.8 इंटू 10⁴ डिवाइडेड बाय 15 किया तो मेरे पास यार 1200। यही आ रहा है आप लोगों का भी? यस जी सर, सर। 1200। 1200 न्यूटन आ गया, यहां तक तो फोर्स पहुंच गया, सही है। अब इसके बाद हमें बोलता है कि भाई इसमें एक्सेलरेशन निकालो। अब सीधी बात है, अगर स्लोप नहीं है तो क्या mg sin थीटा कंपोनेंट होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर। नहीं होगा बिल्कुल। सिर्फ हमारे पास ड्रैग फोर्स होगी, यानी 15 मीटर पर सेकंड पे आप जाओगे और इधर से पहले ड्रैग फोर्स आप निकाल लो। ये हमारे पास आ रही होगी, ये जरा मुझे वैल्यू रीड करके बताओ कितनी आ रही है। एनीवन? 0.66। 0.66 किलो न्यूटन। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि हमारे पास कहां पे गए थे? इधर गए थे ना। तो ड्रैग फोर्स हमारे पास आ रही है 0.66 किलो न्यूटन इज एफ डी। यहां तक भी पहुंच गए। अब हम लोग इसमें से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। सो फॉरवर्ड फोर्स हमारे पास कितनी है? एफ माइनस एफ डी शुड बी इक्वल टू, सॉरी दिस इज एफ डी, is equal to mass into acceleration. So forward force is 1200 minus 0.66 into 10⁻³ is equal to mass of the car। हमारे पास जो गाड़ी थी उसकी गाड़ी का मास है 850 kg, वो ये गिवन है हमारे पास। सो इसको हम लोग कर लेते हैं 850 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन। जरा एक ही वैल्यू तो निकालो कितनी आ रही है? 0.635। 0.635। 0.635। ओके, अब एक और चीज है, 2SF 2SF 2SF, तो हम लोग 3SF तक दे सकते हैं, तो 0.635 भी दे सकते हो, या आप इसको कोट कर दो 0.64 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, आपकी मर्जी है। सही है, तो दोनों में से कोई भी आंसर कर लो आप इसमें कोट। ये 10 मार्क का सवाल था बाय द वे, ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते, दिस इज वन ऑफ द लास्ट क्वेश्चन आई गेस, कि फिर उसके बाद जो है फिर मुझे भी जाना है और फिर नमाज भी आजान भी हो चुकी है। ये कह रहा है स्टेट टू कंडीशन फॉर सिस्टम टू बी इन इक्विलिब्रियम। ऑल्दो ये वाला जो है मोमेंट्स वाला पार्ट मैंने नहीं करा है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता सकता हूँ, दिस इज समथिंग दैट यू विल हैव टू मेमोराइज बाय हार्ट। दो कंडीशंस होती हैं इक्विलिब्रियम के लिए। एक हमारे पास होना चाहिए रिजल्टेंट फोर्स, जो कि हमें बहुत हम लोग यूज भी कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग on a system should be zero, should be zero। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिजल्टेंट टॉर्क। रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ सिस्टम शुड बी जीरो इन ऑल डायरेक्शंस। इन ऑल डायरेक्शंस, ये भी लिख लो, इन ऑल डायरेक्शंस, लेफ्ट हो राइट हो व्हाटएवर। ठीक है, और लास्ट हमारे पास एक और पॉइंट है, रिजल्टेंट टॉर्क। मैं टॉर्क का भी बताता हूं, रिजल्टेंट टॉर्क must also be zero, must also be zero। या मैं इसको अगर आपको टॉर्क नहीं समझ में आ रहा, तो टॉर्क का मतलब ही होता है मोमेंट। टर्निंग इफेक्ट याद है? टर्निंग इफेक्ट होता है टॉर्क, टॉर्क का मतलब ही मोमेंट होता है। इज दैट क्लियर? सो रिजल्टेंट मोमेंट मस्ट बी जीरो अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी पॉइंट। ठीक है, बट देयर शुड बी नो टर्निंग इफेक्ट, बस इतना ही लिख दो काफी है। रिजल्टेंट टॉर्क या मोमेंट मस्ट ऑल्सो बी जीरो। ये दो कंडीशंस होंगी, आपका सिस्टम हमेशा इक्विलिब्रियम में होगा। खैर, इसके बाद हमारे पास ये सवाल आया, a paraglider P of mass 95 kg is pulled by a wire attached to a boat as shown in figure 2.1। पैराशूट है, एक बंदा है उसमें से लटक रहा है, as always the wire makes an angle of 25 with the horizontal water surface। P moves in a straight line parallel to the surface of the water। Okay, ये parallel movement चल रही है, यानी इसकी जो movement है वो इसी direction में जा रहा है, यानी ये यूं ही जा रहा है। यानी इसका मतलब है कि upward force must be equal to downward force for this to happen। The variation with t of the velocity v of p is shown in figure 2.2। ये हमारे पास vt ग्राफ गिवन है इधर। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है।
फिर इसमें बोला है कि शो दैट द एक्सेलरेशन ऑफ p इज दिस एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकंड्स। सो सबसे पहले जो 5 सेकंड का जो मार्कर होगा वो यहां पर आएगा। इधर से हम लोग स्ट्रेट ऊपर की तरफ गए, ये वाला एक कोऑर्डिनेट हो जाएगा, लेकिन एक कोऑर्डिनेट से हम लोग काम नहीं चलाएंगे, हम लोग कोई भी दो कोऑर्डिनेट्स यूज कर सकते हैं। मैं एक काम कर रहा हूँ, एक ये वाला कोऑर्डिनेट यूज कर रहा हूँ और एक ये वाला यूज कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि मैं इसमें से ग्रेडियंट डायरेक्टली निकाल लूं। सो ग्रेडियंट, क्योंकि मुझे पता है कि थ्रू आउट दिस लाइन द ग्रेडियंट इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट, चाहे 4 हो चाहे 5 हो या व्हाटएवर हो। सो ग्रेडियंट शुड बी इक्वल टू, पहले तो इसके कोऑर्डिनेट्स मेरे पास जो आ रहे होंगे, ये आ रहे होंगे 5 कॉमा, ये आ रहा होगा 6, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे होंगे, ये आ रहा होगा 4 कॉमा, ये आ रहा होगा, एक मिनट केयरफुली इसको करना है, ये हमारे पास बीच में 5 आ रहा होगा, सो ये हो जाएगा 4.2, 4.4, 4.6। अग्रीड? सही है? यस सर। जी सर। यहां तक पहुंच गए? तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास ग्रेडियंट निकलेगा, ग्रेडियंट निकलेगा 6 माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय, हमारे पास आ जाएगा 5 माइनस 4, करेक्ट? 6 माइनस 4.6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 4 किया, ब्रैकेट को क्लोज किया, और ये वैल्यू मेरे पास आ रही है, डेड एक्यूरेट वैल्यू आ रही है ग्रेडियंट, which is equal to acceleration which is equal to 1.4 meters per second square। ये वर्किंग हो गई इसकी, सही है? ये मैंने इसको कॉपी भी कर लिया और मैं इसको उठाकर इधर भी पेस्ट कर देते हैं, ताकि ये भी हो चुका हमारे पास, ये तो हो गया। फिर मुझे बोलता है कि कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस मूव बाय p फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स तक मेरे पास कितना मूव किया है। तो सबसे पहले तो 7 सेकेंड जो मार्क है वो मुझे ढूंढना पड़ेगा। यहां से हमारे पास एक लाइन जा रही होगी, पहले मैं 1 मिनट पहले मार्क कर लूं इसको, ये जा रही है 7 सेकंड का मार्कर है, 7 सेकंड से एक लाइन स्ट्रेट ऊपर की तरफ गई यहां तक। इस पूरे का मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना पड़ेगा। मैं इसको दो हिस्सों में करना चाह रहा हूं, एक मेरे पास रेक्टेंगल है और एक मेरे पास ट्रेपीजियम है। एक काम करते हैं, सिंपल फैक्ट है, मैं एक काम कर रहा हूं, इधर काम कर रहा हूं, एक है एरिया 1 नाम दे देते हैं। एरिया 1 जो मेरे पास आ रहा होगा वो आ रहा होगा 4 पॉइंट, ये कितना था, 4.2, 4.4, 4.6 था। सो 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, ये इसका एरिया हो जाएगा A1 का, और इसका जो एरिया आएगा वो ट्रेपीजियम का एरिया आएगा। तो इसको हम लोग मार्क कर लेते हैं A2, विच इज गोइंग टू बी हाफ इनटू हाइट। हाइट जो आ रही होगी वो ये हाइट आ रही होगी, और ये हाइट जो मेरे पास आ रही है वो आ रही है 4, 5, 6, 7, यानी 3 इंटू 3 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स में मेरे पास आ रहा है, पैरेलल साइड्स में एक आ रहा है 4.6 और दूसरा आ रहा है मेरे पास, ये वाला जो मेरे पास आ रहा है ये कितना आ रहा है, ये कोई बताएगा कितना आ रहा है ये मेरे पास? 8.8। यस सही है? यहां तक भी पहुंच गए। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो दैट शुड बी द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। सो ये हो जाएगा 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, ओ माय गॉड, 4.6 मल्टीप्लाइड बाय 4, फिर इसको मैं ऐड कर रहा हूं डायरेक्टली, 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 3, ब्रैकेट्स के अंदर मेरे पास आ रहा है 4.6 प्लस 8.8। मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 38.5 टोटल डिस्टेंस। बिल्कुल, ये मेरे पास आ रहा है टोटल डिस्टेंस की वैल्यू आ रही है 38.5। आप चाहो तो इधर लिख दो वर्किंग शोन ऑन ग्राफ, वर्किंग शोन ऑन ग्राफ, ताकि आप एग्जामिनर को बता दो कि भाई मैंने ऊपर ये वर्क, ठीक है? यहां तक भी पहुंच गए। फिर मुझे ये कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ P फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। ओके, t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आया, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, चेंज इन के ई या ई के इज इक्वल टू हाफ टाइम्स m मल्टीप्लाइड बाय एक की v का स्क्वायर माइनस दूसरी v का स्क्वायर कर सकते हैं। यानी हमारे पास एक आ रहा होगा 8.8 का स्क्वायर माइनस शुरू में कितनी थी उसकी स्पीड,
शुरू में थी इसकी 4.6 थी, तो इसको हम लोग कर लेते डायरेक्टली 4.6 का स्क्वायर, या अलग अलग करके करो या ऐसे करो, लेकिन खुदा के वास्ते ये मत करना। एक और जो सबसे गलत तरीका है वो ये है कि डेल्टा ई के को उठाकर आप ऐसे कर लो, आपने कॉमन निकालने के चक्कर में उठाकर आपने ये कर दिया, तो बेटे आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं होगा, ये कर दिया तो दिस इज रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। इसका आंसर डिफरेंट आएगा, इसका आंसर डिफरेंट आएगा। बी केयरफुल, दिस इज एब्सोल्युटली हॉरिबली रॉन्ग। सही है, तो ये निकालते हैं। अब इसके अंदर पता नहीं मास कितना था इसका, माय गॉड, मास था इसका 95 kg। ओके, सो ये आ जाएगा हाफ इंटू 95 इंटू, एक मिनट में डायरेक्टली कर रहा हूँ पॉइंट, बल्कि मैं डायरेक्टली नहीं कर रहा, मैं एक साथ लिख के ही कर लेता हूँ। और ये हो जाएगा हमारे पास 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 95 मल्टीप्लाइड बाय 8.8 का स्क्वायर किया, माइनस 4.6 का स्क्वायर किया, और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। जब मैंने ब्रैकेट को क्लोज किया तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है, वो आ रही है 2673, यानी मैं इसको कर रहा हूं 2670 जूल्स। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको कर दिया, आप चाहो तो 2 पे भी कर सकते हो, यहां तक भी पहुंच गए। फिर मुझे ये कहता है द टेंशन इन द वायर एट टाइम t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स इज 280 न्यूटन। अच्छा, हमारे पास जो है इस पोजीशन में 5 सेकेंड्स पे मुझे याद है कि एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व थी, टेंशन मेरे पास आ रही है 280 न्यूटन। सबसे पहले तो मुझे ये देखना है कि विद रिस्पेक्ट टू द पैराग्लाइडर द टेंशन शुड बी ऑपोजिट टू दिस, तो टेंशन मेरे पास यहाँ पे आएगी, और ये कितनी थी टेंशन, पता नहीं भूल गया मैं, वो थी हमारे पास है 280। ओके, तो द टेंशन इज एक्चुअली 280 न्यूटन। इसका हमारे पास एक वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा, ये भी हो जाएगा मेरे पास। और फिर इसमें क्या चीजें हैं, और इसमें वेट है, इसका डायरेक्टली वेट भी इन्वॉल्व है। वर्टिकल लिफ्ट फोर्स जो होगा, मैं इसको इधर ही लिख लेता हूं, वर्टिकल लिफ्ट फोर्स F शुड बी इक्वल टू वेट प्लस टेंशन का जो कंपोनेंट आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट, वो ये वाला आएगा कंपोनेंट, और वो हो जाएगा T साइन 25, वो आएगा प्लस T साइन 25, यानी ये हो जाएगा। इसका वेट पता नहीं कितना था, वेट हम लोग डायरेक्टली निकाल भी सकते हैं, आई गेस इसका मास गिवन था, सो 95 kg है, तो ये हो जाएगा 95 मल्टीप्लाई बाय 9.81 प्लस 280 साइन 25। लेट मी कंफर्म कि ये 280 था, यस 280 ही है। जरा इसकी वैल्यू निकालो कितनी आ रही है वर्टिकल लिफ्ट फोर्स की, क्योंकि और तो कोई फोर्स है ही नहीं इसमें। 1050 न्यूटन। 1050 न्यूटन। 1050 न्यूटन। जी सर। ठीक है, तो फिर ये मैंने निकाल लिया, ये भी हो गया हमारे पास 1050 न्यूटन। फिर लास्ट इसका सवाल ये है, द फोर्स आर ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस एक्टिंग ऑन पी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। अब इसमें जाकर हमें करना है, द फोर्स आर ड्यू टू एयर रेसिस्टेंस एक्टिंग ऑन पी इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसमें हमें एक काम ये करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसका कॉस कंपोनेंट लेंगे, कोसाइन कंपोनेंट लेंगे टेंशन का, और मेरे पास जो है इस ग्राफ में जाकर हमारे पास जो है, बल्कि 1 मिनट, मुझे 2 मिनट पढ़ने दो, ड्यू टू एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स है। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, इधर हम लोग ये करेंगे कि हमारे पास एक टेंशन का एक कंपोनेंट है जो कि डोमिनेटिंग कंपोनेंट है, एक रिवर्स फोर्स होगी, और फिर दैट शुड बी इक्वल टू ma कर देंगे। तो ये हो जाएगा t cos 25 माइनस r, दिस इज द रिवर्स फोर्स, और क्योंकि यहां पर एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है तो ma के बराबर कर सकते हैं, तो डायरेक्टली कर सकते हैं। सो t इज 280 cos 25 माइनस, डिग्री लगाना जरूरी है, माइनस r शुड बी इक्वल टू 95 मल्टीप्लाइड बाय द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपने पहले ही इधर निकाली थी, और वो जो थी वो थी हमारे पास 1.4 थी हमारे पास एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स। सो 1.4 इधर डाल देंगे, और आपके पास r निकल आएगा। सो हम लोग निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 280
cos 25 और ये हो जाएगा, फिर इसको करेंगे -95 into 1.4। ये हमारे पास, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है तकरीबन आ रही है 121 आ रही है, या मैं इसको 120 कोट कर दूं, 120 न्यूटन्स। यही आ रही है आप लोगों की भी? यस सर। जी ठीक सर। है। I guess that's it for today. We'll continue doing this, और भी करेंगे। फ्राइडे थर्सडे वाले दिन भी है, उस दिन भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रेशर अप थ्रस्ट और ये वो। लेकिन यार मसला ये है ना, P2 में अगर आप सवाल करने भी बैठोगे तो उसमें सब चीजें आ रही होती है, इसलिए कोर्स खत्म करना बहुत जरूरी है ताकि आप ये सवाल सारे कर सको विदाउट वो कि ये चीज नहीं हुई भी, ये चीज नहीं हुई भी, ये चीज नहीं हुई भी। तो मेरा यही पहला प्राइमरी टारगेट है कि मैं इंशाल्लाह डिफॉर्मेशन तक तो करा दूंगा। उमर स्टॉप कर दो रिकॉर्डिंग।